फिर से हम लोग हाजिर हैं। सोमवार आ गया है, 3 बज चुके हैं, बल्कि 3:06 हो चुके हैं और हम लोग रेनेसा लेकर अपना पसंदीदा कार्यक्रम, अपना क्लासरूम वो लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच। रेनेसांस यानी कि कहानी भारत में नवजागरण की। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो थोड़ा मुझे लगता है विवादित भी हो सकता है, थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि उस विषय को लेके दरअसल मुझे खुद भी कई सारे मेरे मन में सवाल हैं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसका लिखा बहुत मशहूर उपन्यास मैंने खुद पढ़ा है और मेरी राय हो सकता है वो एक प्रबुद्ध बांग्ला बोलने वाले की राय से मेल ना खाए उस उपन्यास को पढ़ने के बाद। हम बात कर रहे हैं आज नवजागरण में, रेनेसा में बंकिम चंद्र की या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, चटर्जी की, बंकिम चंद्र की। और आनंद मठ का मैं जिक्र कर रहा था। आनंद मठ को पढ़ने के पहले मैं केवल उनकी जो कवित्व की क्षमता थी, काव्य की क्षमता, उसका कायल हुआ करता था। वंदे मातरम सुना था मैंने, फिर मैंने वंदे मातरम के आगे के हिस्से पढ़े और फिर मैंने आनंद मठ उपन्यास तकरीबन 3 बार पढ़ा। तो मेरे सवाल हैं जो मैं बाद में लूंगा। फिलहाल मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का और हम जो है शुरू करने वाले हैं नवजागरण की अपनी ये चिरपरिचित क्लासरूम, जिसका ये 24वां एपिसोड है। तो प्रोफेसर, आज के विषय पे हम लंबी चर्चा तो हम बाद में कर ही लेंगे आज की बात के बाद। फिलहाल इट्स ओवर टू यू। आपका स्वागत है और आप सब लोगों का स्वागत है जो ये शो देख रहे हैं। थैंक यू। अब ये जो आज से हम लोग नवजागरण में सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इसमें साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े हुए जो नवजागरण के जो प्रमुख सवाल हैं या परिवर्तन है जो नवजागरण के कारण हुए, उनकी हम थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से पड़ताल करेंगे। और उसमें प्रस्थान बिंदु के तौर पर मैंने जानबूझ के बंकिम चंद्र को चुना है। और जो मयंक कह रहे थे आनंद मठ की बात, आनंद मठ पर पूरी एक बातचीत कंसंट्रेटेड ढंग से हमारी अगली उसमें होगी, आज नहीं होगी, लेकिन ये तय आनंद मठ पर बातचीत होगी पक्की। और समय रहेगा तो थोड़ा सा जिक्र करूंगा यहां पर भी। सवाल यह है कि नवजागरण को साहित्य, कला, संस्कृति के लोग कैसे देखते हैं। नवजागरण एक प्रोजेक्ट के तौर पर, नवजागरण एक आंदोलन के तौर पर हम लोग कैसे देखते हैं। हमने अभी तक इसके 22-23 एपिसोड किए हैं, अलग अलग एंगल से चीजें रखी हैं। और इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर के उसके जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है नवजागरण के, जो कि कला, साहित्य, संस्कृति के दायरे को समेटते हैं, उनमें से कुछ की चर्चा मैं करना चाहता हूं आज। पहली चीज यह है कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी एक बार नए सिरे से पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है। वो ये कि नवजागरण जब आता है तो नवजागरण आते समय ये नवजागरण इटली के नवजागरण जैसा नहीं है। इटली के नवजागरण के लोगों से ये प्रभावित जरूर है, लेकिन इटली के नवजागरण जैसा नहीं है। ये भारतीय नवजागरण है और भारतीय नवजागरण में भी बंगला नवजागरण है। और इसकी जो मतलब जिसे कहें कि धुरी, भारतीय नवजागरण की जो धुरी है, जहां से कि साहित्य, कला, संस्कृति और दूसरे प्रश्न दाखिल होते हैं, वह है लैंग्वेज, भाषा का प्रश्न। नवजागरण जब आया तो नवजागरण ने शिक्षा की भाषा क्या होगी, इस प्रश्न को महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया। हम सब लोग जानते हैं कि नवजागरण जिस समय आया था, उस समय शिक्षा के माध्यम की भाषा, जो स्कूल चलते थे, वो संस्कृत की पाठशालाएं थी या अरबिक पर्शियन के स्कूल्स थे, मदरसे थे। अंग्रेज सरकार उन पर खर्च करती थी। जन भाषाओं में भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो नवजागरण जब आया तो नवजागरण ने जो सबसे पहले जिस चीज पर जोर दिया और ध्यान खींचा सबका, वो ये था वर्नाकुलर लैंग्वेज। यानी जो यहाँ की जो जन भाषाएं हैं, जो देशी भाषाएं हैं, उन देशी भाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
और ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब वे ये बात कह रहे थे कि जन भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तो उस समय उनका दिमाग इस बात पर केंद्रित था कि संस्कृत जो थी वो हो सकता है कि लेखक के मनोजगत की भाषा हो, हृदय जगत की भाषा हो, लेकिन वो समाज की भाषा नहीं थी। उसी तरह अरबिक या पर्शियन, वो हो सकता है लेखक के जगत की भाषा हो, लेकिन वह समाज की भाषा नहीं थी। एक बृहत्तर जो समाज जिसमें कि हम लोग रहते हैं, उस बृहत्तर समाज में जो भाषा बोली जाती थी, जनभाषाएं बोली जाती थी, तो हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत थी जो कि लेखक के या व्यक्ति के आंतरिक जगत और बाह्य जगत, इन दोनों के बीच में सेतु का काम करे। और यही वह प्रस्थान बिंदु था जहां से कि वर्नाकुलर लैंग्वेज या देशज भाषाएं नवजागरण के प्रकल्प में दाखिल होती हैं। तो जिस समय देशज भाषाओं में शिक्षा का प्रश्न उठाया गया, देशज भाषाओं पर जोर दिया गया, तो वहां एक दूसरी चीज को भी उद्घाटित किया गया कि लेखक का जगत, आंतरिक जगत और लेखक का बाह्य जगत, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। हम लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से, जो हिंदी की परंपरा से जुड़े रहे हैं, लेखक का जो आंतरिक जगत था वो कुछ और था और बाह्य जगत कुछ और था। आप नवजागरण के पहले के रीतकालीन साहित्य को उठाइए, जिसमें दरबारी साहित्य की तमाम विशेषताएं हैं। आप संस्कृत के साहित्य को उठाइए, जिसकी 1800 साल की विशाल परंपरा है, जिसमें एक से एक महान लेखक, आलोचक हुए हैं। संस्कृत के साहित्य का, संस्कृत की रचनाओं का जीवन की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। तो नई जो परिघटना या फिनोमिना जो विकसित हुआ वो ये था कि देशज भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, देशज भाषाओं में ज्ञान होना चाहिए और देशज भाषाओं में ज्ञान का कम्युनिकेशन होना चाहिए। पहले जो ज्ञान का कम्युनिकेशन था, संप्रेषण था, वह संप्रेषण संस्कृत में था। देशज भाषाओं में कोई संप्रेषण नहीं था। बातचीत की भाषा संस्कृत नहीं थी, लेकिन सारा तो ज्ञान संस्कृत में ही था। इसलिए नवजागरण के लोगों ने पुराना जितना भी टेक्स्ट था, वो वेद हो, स्मृतियां हो, पुराण हो, जो भी दर्शन हो, जो भी कुछ है, उसकी शुरुआत उन्होंने यहीं से की कि जैसे भी हो उसे जन भाषाओं में लाया जाए। और बंगला में इसकी शुरुआत हुई। राजा राममोहन राय ने स्वयं ट्रांसलेशन किए और पेश किए, कई उपनिषदों के ट्रांसलेशन पेश किए। तो ये जो पहली बार नवजागरण में एक नया प्रयास शुरू हुआ, जन भाषाओं को ज्ञान की भाषा बनाया जाए, और ये एकदम बड़ा डिपार्चर था ह्यूमन सिविलाइजेशन में। हमारे यहां जितना भी दर्शन है, हमारे यहां जितना भी विज्ञान है, जितना भी पुराना मैथमेटिक्स है, गणित है, जो भी धर्मशास्त्र है, वो सब किस भाषा में है? वो जन भाषा में नहीं है। तो इस अर्थ में ये नवजागरण के पुरोधाओं ने जो पहल की, इस पहल का एक दूरगामी असर होना था कि अब लोक शिक्षा की भाषा, पब्लिक कम्युनिकेशन की भाषा, वो ज्ञान की भी भाषा होगी। और ज्ञान किसके लिए? ज्ञान लोक शिक्षा के लिए। पहले ज्ञान था सिर्फ ज्ञानियों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, दर्शन शास्त्रियों के लिए, विचारकों के लिए। अब ज्ञान की भूमिका बदल गई थी। अब ज्ञान के भी लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया इसके जरिए शुरू हुई। ज्ञान जो पहले संस्कृत में हुआ करता था, जो ज्ञान पहले जो अरबी को पर्शियन में हुआ करता था, वो ज्ञान देशज भाषाओं में सहज ही उपलब्ध होने लगा। और इस सहज उपलब्ध होने वाले ज्ञान की संभावनाओं को संभव बनाया प्रिंटिंग प्रेस के आगमन ने। तो इस नाते जन भाषाओं का शिक्षा की या ज्ञान की या कम्युनिकेशन की भाषा के रूप में एक मुद्दे के तौर पर केंद्र में आना, और उसके पैरेलल छापे की मशीन का जन्म, प्रिंट रेवोल्यूशन का जन्म। प्रिंट रेवोल्यूशन ने देशज भाषाओं में ज्ञान की क्रांति की शुरुआत की, और इस अर्थ में भारतीय नवजागरण एक नए परिदृश्य को सृजित करता है। और यह वह जगह है जहां पर कि
अधिक से अधिक उसके लेयर, उसकी प्रॉब्लम्स को खोलने की जरूरत है। हमारे यहां भी ये प्रॉब्लम्स खोली नहीं गई हैं। हम लोग अवॉइड करते हैं खाली ये जो मदर टंग के चक्कर में, मातृभाषा और मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, सिर्फ इससे ज्यादा हम इस पर बात नहीं करते। कायदे से होना यह चाहिए कि हमें इस पर बात ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए कि जब हमने मातृभाषा में या देशज भाषाओं में शिक्षा की बात की तो असल में हम चाहते क्या थे? नवजागरण के लोग चाहते ये थे कि देशज भाषाएं लोक शिक्षा में भूमिका अदा करें और वे ज्ञान की भाषा बने, नॉलेज का उत्पादन उनमें हो। जब तक नॉलेज का उत्पादन, ज्ञान का उत्पादन इन भाषाओं में नहीं होगा, ये भाषाएं समर्थ नहीं बनेंगी। आज जापान, जर्मनी, रशिया, चाइना, ये तमाम जो देश जो अपने गर्व के साथ खड़े होते हैं सारी दुनिया के सामने, वो इसलिए गर्व के साथ खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो जन्म भाषा थी उसे ज्ञान की भाषा बनाया। हमारे यहां मुश्किल यह है कि हमारे यहां जन्म भाषाएं ज्ञान की भाषा बनी नहीं पाई। हमने खाली एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तौर पर, एक शिक्षा की माध्यम की भाषा के तौर पर खाली जन भाषाओं को देखा है और उसके आगे हमारे यहां का पूरा डिस्कोर्स आगे जाता ही नहीं है। और यह एक प्रॉब्लम की जगह है, यहां से निकलने की जरूरत है। नवजागरण के लोगों ने जब जन भाषाओं में शिक्षा देने की बात कही तो उन्होंने खाली जन भाषाओं में शिक्षा नहीं दी, बल्कि पुराना जो ज्ञान था उस ज्ञान को भी जन भाषाओं में उपलब्ध कराया। और यह शुरुआत थी इस बात की कि लोक शिक्षा में जन भाषाओं की भूमिका होगी, ज्ञान के प्रसार में और ज्ञान के उत्पादन में जन भाषाओं की भूमिका होगी। और यह चीज समझने की और सीखने की जरूरत है। यह पहलू हमारे बुद्धिजीवियों से कब और कैसे छूट गया, ये चिंता की चीज है। उल्लेखनीय है कि जितने भी हमारे यहां उस जमाने में जो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 20वीं शताब्दी के शुरू में जो बड़े वैज्ञानिक हुए, उन बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी भाषा में भी लिखा और अंग्रेजी में भी लिखा। कई बार तो यह हुआ कि अपनी भाषा में पहले लिखा, अंग्रेजी में पीछे लिखा। जितने भी बड़े विज्ञान के लोग थे, उनके लेखन की जो प्रमुख चीजें हैं वो अपनी भाषा में भी आती थी। तो हम अगर नवजागरण की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, नवजागरण के प्रकल्प को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी भाषाओं को ज्ञान की भाषा बनाएं। हमारे यहां तो अपनी भाषा से एक खास तरह की दूरी बनी हुई है अभी भी। हम उसमें ज्ञान का जो है वो उत्पादन और पुनरुत्पादन और कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते। आप सर्वे करके देखिए, ये तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि विभिन्न भाषाओं में पैदा हुए, कोई उड़ीसा में पैदा हुआ, कोई तमिलनाडु में पैदा हुआ, कोई हिंदी में पैदा हुआ, कोई अंग्रेजी भाषी परिवार में पैदा हुआ, ये जो तमाम जो लोग पैदा हुए जिनकी देशज भाषाएं अलग अलग हैं, आप लिस्ट निकालिए टॉप 100 इंटेलेक्चुअल्स की और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जो 100 टॉप इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो समान रूप से अपनी भाषाओं में भी लिखते हैं। तो आपके सामने बहुत ही भयावह तस्वीर आएगी। रशिया में किंतु यह चीज नहीं है, चाइना में यह चीज नहीं है, जापान में यह चीज नहीं है। जापान में कोई भी अर्थशास्त्री, चाइना में कोई भी अर्थशास्त्री अपनी अगर बात कहना चाहता है तो वो चाइनीज में लिखता है, जापानीज में लिखता है। रशिया में कोई भी अर्थशास्त्री या सैन्य विशेषज्ञ कोई अपनी बहुत महत्वपूर्ण थीसिस या कोई बहुत महत्वपूर्ण धारणा लाना चाहता है तो वो रशियन में लिखता है। और हमारे यहां अपनी भाषा में न लिखने की एक आदत बन गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका हमारी अपनी भाषा से कोई द्वेष है, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इतनी मतलब कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक चुनौती है। क्योंकि राजा राम मोहन राय कैसे राजा राम मोहन राय बने? राजा राम मोहन राय बहुत शानदार अंग्रेजी बोलते थे, बहुत शानदार अंग्रेजी लिखते थे। तमाम उस जमाने के टॉप इंटेलेक्चुअल्स ने राजा राम मोहन राय की अंग्रेजी की प्रशंसा की, लेकिन राजा राम मोहन राय ने अपनी कम्युनिकेशन की भाषा देशज भाषाओं को बनाया और यह साधारण चीज नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि राजा राम मोहन राय की दिशा में भारत विकास करे तो कौन सी चीज जरूरी है? ज्ञान के उत्पादन की भाषा देशज भाषा बने। वे खाली प्राइमरी एजुकेशन में
मातृभाषा में शिक्षा होगी, इसकी भाषा न बने वो। सवाल मातृभाषा का नहीं है। आप रशिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं, किस भाषा में आते हैं? आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं रशियन में, भारत सरकार ट्रांसलेट कराती है। अगर भारत के साथ में कोई ट्रेड एग्रीमेंट होगा, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई प्रॉपर्टी राइट से संबंधित कोई चीज होगी और वो एक्सचेंज में अमेरिका को या जापान को या किसी और देश को जानी होगी, तो वे हमारे यहां की भाषा से वहां ट्रांसलेट कराएंगे और समझेंगे। हमारे यहां ट्रांसलेटर काम कर रहे हैं, समझाते हैं कि नहीं समझाते? तो हमने एक खास तरह का एक दूरत्व देशज भाषाओं के साथ में ज्ञान के संदर्भ में पैदा किया और इसने हमारे नवजागरण की जो विशाल परंपरा थी, जो ताकतवर परंपरा थी, उसे कमजोर किया। इससे हमारे व्यक्तित्व का या बुद्धिजीवी के व्यक्तित्व के विकास में भी बाधा आई। एक अच्छे बुद्धिजीवी का व्यक्तित्व तभी विकसित होता है जब वो अपनी भाषा में भी लिखे। यह कैसे संभव है कि एक बुद्धिजीवी जो उड़िया में पैदा हुआ है, जिसकी उड़िया मातृभाषा है, वो उड़िया में न लिख के वो सारी जिंदगी अंग्रेजी में गुजार दे? तो उड़िया समृद्ध कब होगी? उड़िया को समृद्ध करने के लिए क्या ब्रिटेन से लोग आएंगे? यह सवाल किया जाना चाहिए। यह सवाल उन मार्क्सवादियों से भी किया जाना चाहिए जो मातृभाषा की हिमायत करते हैं। यह सवाल उन लोगों से भी किया जाना चाहिए जो प्रगतिशील हैं। उन हिंदुत्ववादियों से भी किया जाना चाहिए जो हिंदू राष्ट्रवाद का बिगुल बजाते हैं कि पता करो उन वैज्ञानिकों का, पता करो उस वैज्ञानिक का जिसको कि आपने राष्ट्रपति बनाया, उसने अपनी भाषा में कितने लेख लिखे। हमारे यहां गौरव की बात यह नहीं मानी जाती अपनी भाषा में लिखना। जबकि राजा राममोहन राय इससे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते थे कि वे बंगला में लिखते हैं। वे गौरवान्वित महसूस करते थे कि उन्होंने उपनिषद के अनुवाद बंगला में करके दिए। तो जब हम वर्नाकुलर लैंग्वेज के नवजागरण के प्रसंग में हम दाखिल होंगे तो वहां अनेक लेयर हैं जहां के प्रॉब्लम हैं, जिन प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं करना चाहते। देशज भाषा में शिक्षा हो, ये जब बात उठी तो इसके दो बड़े पहलू थे। एक तो ये कि ये जो बुद्धिजीवी है ये अपने को देशज भाषाओं के साथ में एक मेक करे, जोड़े, क्योंकि पहले जो बुद्धिजीवियों की परंपरा थी वो देशज भाषाओं से नहीं आती थी। संस्कृत में होते थे विद्वान, अरबी फारसी के विद्वान होते थे, लेकिन ब्रजभाषा के तो नहीं होते थे, बंगला के तो नहीं होते थे, खड़ी बोली हिंदी के तो नहीं होते थे। तो ज्ञान विज्ञान की, नॉलेज की भाषा देशज भाषा बने, ये नवजागरण का प्रकल्प था। नवजागरण का प्रकल्प यह नहीं था कि खाली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है स्कूल में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मातृभाषा होनी चाहिए। जी नहीं, ये डिस्टॉर्शन है, ये उसका विकृतीकरण है और ये विकृतीकरण अभी भी जारी है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सचमुच में हिंदुस्तान की शिक्षा का भारतीयकरण करना चाहती है, आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो पता किया जाना चाहिए कि ज्ञान विज्ञान की सामग्री, जो महत्वपूर्ण सामग्री है, उसके उत्पादन में बुद्धिजीवियों को कैसे वो मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। यह पता किया जाना चाहिए कि जिन लोगों को आप वाइस चांसलर बनाते हैं, जिन लोगों को आप बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बनाते हैं, भारत रत्न की उपाधि देते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, उन लोगों ने कभी कोई चीज अपनी भाषा में लिखी और कितना लिखा? तो ये जो एक गैप नवजागरण के साथ पैदा हुआ है हमारे बुद्धिजीवी का, ये गैप बहुत भयानक गैप है। इसको किसी भी तरह से इग्नोर करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे एड्रेस किया जाना चाहिए। हमारे यहां सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम इस गैप को एड्रेस ही नहीं करना चाहते। हमने सिर्फ उसे मातृभाषा में शिक्षा का प्रश्न बना के संकुचित कर दिया है, सीमित दायरे में बांध दिया है। एक और चीज है,
जो कि और भी जरूरी है, वो ये कि ये जो भाषा का जो डिस्कोर्स है, भाषा का जो विमर्श है, वो देशज भाषाओं में आए। भाषा का विमर्श पहले, व्याकरण का विमर्श पहले किस में था? संस्कृत में था। तो नवजागरण जब हमारे बीच में आया और नवजागरण ने जब अपनी विरासत का विकास किया, तो ये जोड़ दिया गया कि भाषा के प्रश्न देशज भाषा में डिस्कस किए जाएंगे, ग्रामर देशज भाषा में बनाया जाएगा, धार्मिक और दार्शनिक जो प्रश्न है वे देशज भाषा में डिस्कस किए जाएंगे, राजनीति देशज भाषा में होगी, और साहित्य सृजन की भाषा देशज भाषा होगी। तो हमने साहित्य सृजन की भाषा तो पकड़ ली, लेकिन बाकी सब छोड़ दिया, और इसने भी नुकसान किया। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर के कायदे से खुल के बहस होने की जरूरत है, और ये बहस हुई नहीं है हमारे बीच में। एक चीज और जरूरी है जो कि मेंशन करने के लिए मैं कह रहा हूं, वो ये कि जो अरविंद घोष थे, अरविंद घोष ने सबसे पहले, यानी 1918 में सबसे पहले रेनेसां पर किताब लिखी और रेनेसां पदबंध की डिटेल्स में व्याख्या की। ये हमें जानना तो चाहिए ना कि आखिर ये रेनेसां का जो डिस्कोर्स है वो कैसे और कहां से थ्योरेटिकली लिपिबद्ध होकर आया। हिंदी में रेनेसां के या नवजागरण के पदबंध का सबसे पहले इस्तेमाल किया राहुल सांकृत्यायन ने, और राहुल सांकृत्यायन के इस्तेमाल करने के बाद वह हिंदी में चल निकला, और हिंदी में तमाम लोगों ने काम किया, उसमें खासतौर पर रामविलास शर्मा का काम महत्वपूर्ण है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन के जिक्र करने के पहले कोई और नवजागरण पदबंध का इस्तेमाल हिंदी में नहीं करता। उसी तरह राजा राममोहन राय जब प्रयत्न कर रहे थे तो वे नहीं जानते थे कि वे नवजागरण कर रहे हैं। नवजागरण पदबंध या रेनेसां पदबंध जनप्रिय तब हुआ जब अरविंद घोष की पुस्तक आई, जिन्हें हम महर्षि अरविंद कहते हैं। और उन्होंने सबसे पहले यह सवाल खड़ा किया कि ये जो नवजागरण हमारे यहां आया है, तो वो पहला ये सवाल यही करते हैं कि क्या भारत में सचमुच नवजागरण हुआ है या हुआ था? अगर हुआ है या हुआ था तो इसके क्या रूप थे? उन्होंने एक बात कही है उसने कहा कि रेनेसां का अर्थ क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि हमारे यहां नवजागरण हुआ था कि नहीं हुआ। तो समस्या यह आई कि नवजागरण के अर्थ को पहले सुनिश्चित किया जाए, जाना जाए, और जब आप उसका अर्थ तय कर देंगे तब उसका भविष्य के साथ संबंध भी तय होगा। नवजागरण का खाली अतीत से संबंध नहीं है, नवजागरण का भविष्य से संबंध है। और खासतौर पर जो अरविंद ने जो बात कही, उसमें उनके यहां जो नवजागरण था उसमें यूरोपीय संस्कृति के साथ में गहरे संबंध की चर्चा है कि भारतीय नवजागरण का यूरोपीय संस्कृति के साथ में गहरा संबंध। और जब यूरोपीय संस्कृति के साथ में भारतीय नवजागरण ने संबंध बनाया तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि भारतीय नवजागरण ने ईसाईयत के साथ संबंध बनाया, या भारतीय नवजागरण ने जब यूरोपीय संस्कृति के साथ संबंध बनाया तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि भारतीय नवजागरण जो है ईसाईयत की परंपरा से जाके जुड़ गया। अनेक लोगों ने यह बात कही है, अरविंद ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजें कही जो उनके जो थ्योरी है उसके केंद्र में, वो ये कि ये जो नवजागरण है ये क्या है? वो कहते हैं ये आत्मसंबोधन है, सेल्फ एक्सप्रेशन। और दूसरी चीज जो कही उन्होंने, बोले कि नवजागरण क्या है, दूसरी चीज विशेषता उसकी बताई, वो ये कि
ये बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति उसका द्योतक है। और इन दो चीजों के आधार पर देश के निर्माण की और कॉन्सेप्ट की, नवजागरण के कॉन्सेप्ट के निर्माण की प्रक्रिया को देखा जाना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग जो नवजागरण पढ़ते रहे हैं या पढ़ाते रहे हैं, क्लासरूम में लेते रहे हैं, या जिन लोगों ने नवजागरण पर काम किया है, वे नहीं जानते कि नवजागरण अंत में किस दिशा में जाएगा या वो किस दिशा में गया। इसके किस दिशा में जाने की संभावनाओं के बारे में चर्चाएं कम हुई हैं। ये तो मालूम है नवजागरण का विकास हुआ, लेकिन नवजागरण का विकास किस दिशा में जाएगा इस पर बातें सबसे कम हुई हैं। क्योंकि नवजागरण में जहां ये जो जिसे कहेंगे धर्मनिरपेक्षता शामिल थी, समाज के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के, धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली के विकास की प्रक्रिया शामिल थी, उसी तरह नवजागरण में रिवाइवलिज्म या पुनरुत्थानवाद भी शामिल था, जिसकी एक प्रवृत्ति सांप्रदायिकता है। तो नवजागरण का विलोम नवजागरण के अंदर ही था। रिवाइवलिज्म जो है वो नवजागरण का विलोम है। पैदा कहां से हुआ? वो नवजागरण के अंदर से ही पैदा हुआ। तो नवजागरण एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल कॉन्सेप्ट है। आप उसे एक ही डायरेक्शन में विकसित होते हुए नहीं देख सकते, बल्कि उसके कई डायरेक्शन हैं। उसका एक डायरेक्शन वह है जो रिवाइवलिज्म की तरफ जाता है, और एक डायरेक्शन वह है जो कि सेक्युलरिज्म की तरफ जाता है। एक डायरेक्शन वह है जो कि डेमोक्रेसी की तरफ जाता है और विवेकवाद की तरफ जाता है, और एक डायरेक्शन वह है जो फासिज्म की तरफ जाता है। नवजागरण में यह एलिमेंट भी है जिसके आधार पर आप राष्ट्रीय एकीकरण पर जोर दे सकते हैं, और दिया भी है लोगों ने। और नवजागरण में वह एलिमेंट भी है जिससे कि आप सामाजिक विभाजन को और तेज कर सकते हैं। और सामाजिक विभाजन को तेज करते हुए आप कहां तक जा सकते हैं? और भारत विभाजन तक जा सकते हैं। क्योंकि नवजागरण में जो ये नायक पूजा है, इस नायक पूजा की अपनी एक मतलब प्रक्रिया भी है, और इसके विकास की संभावनाएं और दिशाएं भी हैं। विचारणीय चीज है। नवजागरण पैदा हुआ जिसको कि यह कहा जाता है कि वह राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा आधार बनाता है, लेकिन वही नवजागरण, उसी नवजागरण के पुरोधाओं के दौर में बंग भंग की प्रक्रिया और संभावनाएं भी पैदा हुई। जिस जगह नवजागरण का जन्म हुआ, जहां कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, उसका विकास हुआ, उस राज्य का विघटन भी हुआ। जब भारत पाकिस्तान बना, भारत विभाजन हुआ, तो बंगाल का एक हिस्सा गया पाकिस्तान के साथ। तो नवजागरण में राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्रीय विभाजन दोनों की ही संभावनाओं के बीच निहित हैं। सवाल यह कि हम इसको कैसे खोलते हैं और कैसे देखते हैं। जो लोग एक वन साइडेड देखेंगे तो उन्हें यह जटिलता समझ में नहीं आएगी। नवजागरण में विवेकवाद है, लेकिन नवजागरण में धार्मिक तत्ववाद के बीज भी हैं, तो रिस्क तो है। नवजागरण के अंदर उसके अपने जो अंतर विरोध हैं, उन अंतर विरोधों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। एक और चीज है जिस पर के कायदे से सोचें हम लोग, वो ये कि नवजागरण जब आया तो नवजागरण अपने साथ में सिर्फ ये शिक्षा, संस्कृति, इसके प्रश्न ही लेकर नहीं आए, बल्कि वह आधुनिकता के, मॉडर्निटी के प्रश्न भी लेकर आया। आधुनिकता की शुरुआत भी नवजागरण के साथ ही होती है, उसके पहले नहीं। तो आधुनिकता की जब शुरुआत होती है और आधुनिकता की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आधुनिकता की प्रक्रिया के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज की है?
पहली बार ऐसा होता है कि नवजागरण के साथ में अब हर चीज राजनीति से जोड़कर देखी जाती है। हर चीज के एक राजनीतिक आयाम भी हैं जिनका कि नवजागरण रेखांकन करता है और ध्यान खींचता है उसकी तरफ। हर चीज ऐसी है जो कि आइडियोलॉजिकल है, बिना आइडियोलॉजी के कोई चीज नहीं है। हर चीज की अपनी विचारधारा है। तो विभिन्न क्षेत्र के या विभिन्न अनुशासनों के साथ जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, संरचनात्मक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, आर्थिक समस्याएं थी, उनके राजनीतिक विचारधारात्मक आयाम भी सामने आते हैं और उनको देखने पर जोर दिया जाता है। लेकिन एक कैजुअलिटी भी होती है इस पूरे प्रोसेस में, वो ये कि फिलॉसफी गायब हो जाती है, दर्शन का अंत हो जाता है। नवजागरण की पूरी प्रक्रिया में दर्शन के प्रश्न और दार्शनिक प्रश्न एकदम, और भारतीय दर्शन की परंपरा जो बहुत समृद्ध परंपरा थी, वो एक सिरे से तहस नहस हो जाती है। और अब नए दर्शन के तौर पर, यानी भारतीय नवजागरण और पश्चिम का दर्शन, एक नई चीज ऐड हो जाती है। तो भारतीय दर्शन की जो परंपरा थी, जो कि ज्यादा तुलनात्मक तौर पर साउंड और अच्छी परंपरा थी, वो परंपरा गायब होती है तो इससे नुकसान तो होता है। क्योंकि हमारे यहां हर चीज रिवाइव की जा रही थी, हर चीज का पुनरुद्धार हो रहा था और नए सिरे से उसकी व्याख्या हो रही थी, लेकिन दर्शन के प्रश्न, दर्शन की भूमिका क्या होगी, इसमें भारतीय दर्शन के रूपों की चर्चा कम और पश्चिम के दार्शनिक रूपों और दृष्टियों की चर्चा ज्यादा हुई। तो एक नई चीज पैदा हुई कि जहां साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति, धर्म, इनके साथ में राजनीति के संबंधों को, विचारधारा के संबंधों को देखा गया, वहीं साथ साथ दर्शन को छोड़ दिया गया। इससे दर्शन का नुकसान हुआ। एक और चीज है जो कि कायदे से देखा जाना चाहिए, वो ये कि जब नवजागरण में लोग दाखिल हुए और नवजागरण का प्रकल्प शुरू हुआ, तो वहां पुराने को नए रूप में अर्जित करने की कोशिश दिखाई देती है, लेकिन साथ साथ उसका विलोम भी दिखाई देता है। एक तरफ सांस्कृतिक उत्थान है और एक तरफ सांस्कृतिक ह्रास है। और वो सांस्कृतिक उत्थान और सांस्कृतिक ह्रास कैसे काम करता है, इसका सबसे टिपिकल नमूना एक दो चीजें हैं। मसलन एक नए वर्ग के तौर पर मध्य वर्ग का उदय होता है। यह ऐसा वर्ग है जो को पहले नहीं था। पहली बार शिक्षित मध्य वर्ग की पूरी एक मतलब समुदाय हमारे बीच में जन्म लेता है। और ये जो मध्य वर्ग का समुदाय है, इसके साथ में एक नए किस्म के पेशेवर वर्ग का जन्म होता है, जिसे हम लोग बाबू कहते हैं। और बाबुओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो साधारण भूमिका नहीं है। वो पूरे के पूरे नई जो आधुनिक जो राज्य की संरचना विकसित हुई, उन संरचनाओं की वे आधारशिलाएं हैं, बैकबोन है। बाबुओं के बिना कोई शासन चलता नहीं है। कैसे थे ये बाबू, कैसा था इनका संसार, और बंकिम इन बाबुओं को कैसे देखते थे, बहुत मजेदार है। पहले संक्षेप में एक बात मैं बहुत कहना चाहता हूं कि नवजागरण के साथ में हिंदी में भी ये हुआ, बांग्ला में भी ये हुआ। हमारे यहां बांग्ला में और हिंदी में फर्क यह है कि हमारे यहां नाटकों में व्यंग का खूब इस्तेमाल किया गया, भारतेंदु के यहां, और बांग्ला में यह हुआ कि व्यंग के जबरदस्त प्रोज लिखा गया, गद्य खूब लिखा गया व्यंग, और बहुत ही गहरा व्यंग लिखा गया, और बंकिम उसमें टॉप पर थे। बंकिम ने उपन्यास भी अच्छे लिखे, हमारे जैसे भारतेंदु ने नाटक अच्छे लिखे। तो बंकिम के जो उपन्यास थे और बंकिम के जो निबंध थे, उन निबंधों में एक बहुत मजेदार निबंध है, उसका नाम है बाबू।
और वो बाबू कल्ट जो पैदा हुआ एक नया कल्ट है और जो अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी है हमारे बीच में। अगर हिंदुस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी को छान के देखा जाए और क्लासिफाइड किया जाए तो आप पाएंगे कि बाबू सबसे बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में जो शिक्षित वर्ग है। और ये जो व्यंग लेख है ये अपने आप में बहुत ही मजेदार लेख है। इस व्यंग लेख के कुछ हिस्से मैं जरूर पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं बाबू माने, बाबू किसे कहते हैं? जो बातों में हारे नहीं, पराई भाषा में पारदर्शी हो, मातृभाषा का विरोधी हो, वही बाबू है। महाराज, बहुत से ऐसे महाबुद्धिमान बाबू उत्पन्न होंगे जो मातृभाषा में बातचीत तक न कर सकेंगे, जिनकी दसों इंद्रियां स्वाधीन होने के कारण अपरिशुद्ध और जिनकी रचना प्रजाति के थूक से पवित्र है, वही बाबू है। अनकोट। ये जो टिप्पणी है बंकिम की, बंगाल के उदीयमान मध्य वर्ग बाबुओं के ऊपर जितनी घटती है वह हिंदुस्तान के बाबू। अब आप सोचिए, यहां से एक लेखक अपनी कलम का इस्तेमाल करता है अपने ही वर्ग की, जिस वर्ग से वो खुद आता है, अपने ही वर्ग की, अपने ही समाज की, अपनी ही जाति की, नेशनलिटी की सबसे तीखी आलोचना विकसित करता है। और एक जो उदीयमान क्लास है, जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है और वह महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी तीखी आलोचना विकसित करता है। हमारे यहां तो किसी की अभी कलम नहीं चलती बाबुओं के ऊपर। वो आगे कहते हैं, आप एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूं कि ये सबसे ज्यादा जमा धन कौन करते हैं? बाबू। बाबू वो कहते हैं, कोट, और इससे, इस निबंध से एक चीज और पता चलती है कि कितनी दूर तक एक खास तरह के सिस्टम में आने वाले लोगों को और उनके वर्ग को बंकिम देख सकते थे। इससे उनकी दूरदृष्टि का अंदाजा लगता है। वो लिखते हैं, जो उद्देश्य के बिना धन जमा करें, जमा करने के लिए पैसा पैदा करें, जो पैदा करने के लिए पढ़ें और पढ़ने के लिए प्रश्न चोरी करें, वही बाबू है। आगे कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, जो काव्य का कलेवा कर जाएंगे। हमारे बाबुओं में पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया, बंगाल में बाबुओं में एक बड़ा सेक्शन है जो कि साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हर सरकारी ऑफिस में काम करने वाले लोगों में एक समुदाय मिलेगा जो नाटक करता होगा, एक समुदाय मिलेगा जो कविता करता होगा, एक समुदाय मिलेगा जो पत्रिकाएं छापता होगा, एक साहित्य, कला, कर्म से जुड़ा हुआ एक बड़ा वर्ग मिलेगा। हिंदी भाषी क्षेत्र में यह परंपरा नहीं है बाबुओं में, वो कला संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है उस तरह से। बंकिम कहते हैं, कोट, हे नरश्रेष्ठ, जो काव्य का कलेवा कर जाएंगे, संगीत का श्राद्ध कर डालेंगे, जिनकी पंडिताई बचपन की पढ़ी हुई पुस्तकों में ही बंद रहेगी और जो अपने को परम ज्ञानी समझेंगे, वही बाबू होंगे। जो समझ की आलोचना करने में लगे रहेंगे, जो वैश्याओं की चिल्लाहट को ही संगीत समझेंगे, जो अपने को निर्भ्रांत समझेंगे, वही बाबू होंगे। आप जस्ट इंडियन ब्यूरोक्रेसी को और उसमें काम करने वाले लोगों को आप देखते जाइए, आपको जितना सटीक उनका वर्गीय चित्रण इस बाबू नामक निबंध में मिलेगा, अन्यत्र दुर्लभ है वो चीज। वो आगे लिखते हैं बंकिम, जो महादेव बाबा की तरह मादक प्रिय, ब्रह्मा के समान प्रजा उत्पादन के इच्छुक और विष्णु के समान लीला करने में चतुर होंगे, वही बाबू कहलाएंगे। जो पादरियों के सामने क्रिस्तान, दयानंद जी के आगे आर्य समाजी, पिता के आगे सनातनी और भिक्षु ब्राह्मणों के सामने नास्तिक बनेंगे, वही बाबू कहलाएंगे। जो अपने घर में जल पीते,
दोस्तों के घर जाकर शराब पीते, रंडियों के घर में जूतियां खाते और अंग्रेजों के यहां धक्के खाते हैं, वही बाबू होंगे। कितनी तीखी आलोचना है उस उदीयमान मध्य वर्ग के बाबू समुदाय की, जो ब्यूरोक्रेसी का एक अभिन्न हिस्सा है। एक और चीज, बहुत ही मजेदार चीज, वो कहते हैं जिनकी सारी कोशिश, यानी बाबू क्या है, जिनकी सारी कोशिश सिर्फ लिबास के बनाने में, मुस्तैदी सिर्फ नौकरी की उम्मीदवारी में, भक्ति के पत्नी या उपपत्नी में और घृणा सदग्रंथों पर हो, वही निस्संदेह बाबू होंगे। ये जो चारों तरफ आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों, इंटेलेक्चुअल्स, अच्छी किताबों के प्रति जो एक हेट्रेट देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी के इस बाबू समुदाय में हेट्रेट देखते हैं। कैसा समुदाय है ये? एकदम संस्कृतिहीन। जो नया जो उदीयमान बाबू समुदाय पैदा हुआ, उस बाबू समुदाय की कुल संपत्ति यह थी कि ये असभ्यता का एक तरह से पुंज था। और इसको सबसे पहले कौन पिकअप करता है, कौन चिन्हित करता है? बंकिम। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये जो रेनेसां में जो नया जो वर्ग पैदा हुआ, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, और इस मिडिल क्लास में जो नया जो पेशेवर तबका पैदा हुआ, जिसे हम लोग बाबू कहते हैं, इस बाबू की प्रकृति पर खुल के बात की जानी चाहिए। और जब आप इस बाबू की प्रकृति पर खुल के बात करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी के चरित्र को बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित कर सकते हैं। हम लोग करते क्या है? हम लोग करते ही हैं कि जो लोग मजदूर यूनियन करते हैं, वो कभी बाबुओं की आलोचना नहीं करते, क्योंकि मजदूर संघ में है वो चाहे बैंकों की यूनियन हो, चाहे वो सरकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की यूनियन हो, चाहे वो राज्य सरकारी कर्मचारी की यूनियन हो। बंकिम ने जिन चीजों को रेखांकित किया है, वे चीजें कूट कूट के हिंदुस्तान की इस बाबू समुदाय में भरी हुई हैं, जो कि तमाम किस्म के ट्रेड यूनियन आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। और आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि वे सभ्यता के जो पुतले हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो चुनौती कहां है? करते समय नवजागरण के साथ जुड़े हुए उनके चरित्र का विश्लेषण किया जाना चाहिए। हमने क्या किया कि हमने जो नए उदीयमान वर्ग हैं उनके बारे में गंभीरता से विमर्श बंद कर दिया। हमने बात ही करनी बंद कर दी, क्योंकि हमने अपनी यूनियन बना ली। आप उठा के देखिए किसी भी यूनियन के पूरे इतिहास को, चाहे वो सीटी हो, एटक हो, बीएमएस हो, किसी भी यूनियन के इतिहास को उठा के देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि वहां क्या ये जो वर्ग है, जो अन्य किस्म के रूपों में नौकरशाही में बाबू के तौर पर काम करता रहा है, ये वर्ग उसके जो सामाजिक, सांस्कृतिक, जो मानसिक संरचनाएं हैं, उसकी जो मूल्यगत संरचनाएं, क्या उसकी कभी हमने गंभीरता से मीमांसा की? नहीं। तो खतरा कहां है? नवजागरण के लिए चुनौती कहां से आई? नवजागरण का लक्ष्य था मातृभाषाओं में ज्ञान का उत्पादन, पुनरुत्पादन हो, देशज भाषाएं ज्ञान की भाषा बने। लेकिन जो नई संरचना का जो हिस्सा बना, वो तो ज्ञान की भाषा के तौर पर देशज भाषाओं को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो यह दिक्कत नवजागरण के साथ ही शुरू हो गई। बंकिम इसे पकड़ते हैं, कायदे से इस चीज का और व्यवस्थित ढंग से विकास किया जाना चाहिए था। एक अन्य पहलू है जिस पर के हम गौर करें, वो ये कि इटली के नवजागरण में एक टेंडेंसी थी कि इटली का नवजागरण जिन लेखकों, बुद्धिजीवियों को उसने आकर्षित किया और अपने अंदर शामिल किया, उन इटली के बुद्धिजीवियों में अतीत की ओर जाने की एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति थी। और यह प्रवृत्ति, अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति, अतीत को ओर देखने की प्रवृत्ति और इटली के नवजागरण से प्रभावित होने की प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति भारत में भी इसका असर था। तो यहां के नवजागरण पर इटली का भी असर था और
आंदोलन का भी असर था। और भी कई देशों के, खासतौर पर फ्रांस की राज्य क्रांति का भी असर था। लेकिन जो नया जो परिवर्तन था, वो नया परिवर्तन कहां से शुरू हुआ? वो नया परिवर्तन शुरू हुआ अतीत के मनुष्य की खोज से नहीं, बल्कि मनुष्य को अतीत के बोझ से मुक्त करने से। भारत में मनुष्य के ऊपर अतीत का बोझ आज भी सबसे ज्यादा लदा हुआ है। तो नवजागरण की जितनी भी कोशिशें हैं वो ये इस बात से तय हो रही हैं कि मनुष्य को अतीत के बोझ से कैसे मुक्त किया जाए। हम अगर आधुनिक बनना चाहते हैं तो आधुनिक बनने के लिए जरूरी है कि हमारे पास में ऐसा दृष्टिकोण हो जिसमें कि अतीत का बोझ कम से कम हो। हमारे यहां मुश्किल यह है कि अतीत का बोझ सबसे ज्यादा होता है। अरे आपको अगर मसलन आपको अगर राम मंदिर बनाना है, आप सीधे एक राम मंदिर बनाइए और पूरे शहर को राम मंदिर में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप कर क्या रहे हैं? राम मंदिर बनाते हुए उसके ऊपर 500, 700, 1000 साल का बोझ लाद देना चाहते हैं। आप राम मंदिर खाली नहीं बना रहे हैं, बल्कि अतीत के बोझ से लाद कर फिर राम मंदिर बनाना चाहते हैं। तो नई चुनौती क्या है? नवजागरण ने कोशिश की कि मनुष्य को अतीत के बोझ से मुक्त किया जाए, धर्मशास्त्र के बोझ से मुक्त किया जाए। संस्कृति में जो तमाम किस्म की कुरीतियां, समाज में जो तमाम किस्म की कुरीतियां जो अतीत के बोझ के साथ लोगों के जीवन में घुस आई थी, उनसे उन्हें लिबरेट किया जाए। तो अतीत की मुक्ति की तलाश, अतीत के बोझ से मुक्त कैसे मनुष्य हो, इसकी तलाश की शुरुआत भारतीय नवजागरण ने की थी और ये एक नई चीज थी। वो आज भी रिलेवेंट है हमारे लिए। अभी भी हमारे यहां जब कोई बात होती है तो अतीत के बोझ से दबी हुई बात होती है। जब हमारे अभी भी कोई पर्चा करते हैं ना तो पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? पहले पिता का नाम बताओ, फिर उन्हें गांव बताओ, शहर बताओ, जाति बताओ, फिर उसके बाद वो आपके पास आएंगे। कायदे से व्यक्ति की पहचान उसके पिता से नहीं बनती, उसके गांव से नहीं बनती, उसके शहर से नहीं बनती, उसके राज्य से नहीं बनती। व्यक्ति की पहचान उसके नाम से और स्वयं उस व्यक्ति से बनती है। लेकिन परंपरा क्या बनाई हुई है हमारी? जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम पहले उसके अतीत को जानने की कोशिश करते हैं, अतीत में झांकने की कोशिश करते हैं और फिर उस आदमी को अतीत के बोझ से लाद देते हैं। अच्छा तुम फलां के बेटे हो, अच्छा तुम फलां राज्य से हो, अच्छा तुम फलां जाति से हो। ये जो प्रवृत्ति है, इसने बार बार अतीत के बोझ से मुक्त होने की प्रक्रिया को बाधित किया है। तो नवजागरण का जो फर्स्ट एरिया है वो ये है कि मनुष्य को अतीत के बोझ से मुक्त करो, और यह नया एरिया था। हमने मनुष्य को अतीत के बोझ से कितना मुक्त किया है, यह इस बात से तय होगा कि हमारा जो किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उससे जब हम संबंध बनाते हैं तो हम उसके अतीत को कितना नोटिस लेते हैं और कितनी उपेक्षा करते हैं उसकी। हम उपेक्षा करते ही नहीं है। तो ये दूसरा जो विवाद का बड़ा एरिया है वो ये कि मनुष्य को अतीत मुक्त किया जाए या अतीत युक्त किया जाए। हमारे समाज में ऐसी शक्तियां हैं जो उस जमाने में पुनरुत्थानवादी शक्तियां थी और आज के दौर में सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो कि इस हिंदुस्तान के समाज को अतीत के बोझ से डुबो देना चाहती हैं। मुझे ऐसा समाज चाहिए जिसके ऊपर अतीत का कोई बोझ ना हो। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा प्रशासक चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहिए जिसके ऊपर अतीत का कोई बोझ ना हो। जिसके पास अतीत का बोझ नहीं होगा वही ही भविष्य बनाएगा और वही वर्तमान बनाएगा, और जिनके ऊपर अतीत का बोझ होता है वे न वर्तमान बनाते हैं और न भविष्य बनाते हैं। और ये इतिहास का, सारी दुनिया का अनुभव है। अभी जो हमारे जीवन में संकट है ना, राजनीति में संकट है, अर्थनीति में संकट है, वो किस वजह से संकट है? क्योंकि अतीत के बोझ से राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति सब तबाह पड़ी हैं। और अतीत का बोझ कौन सा है?
अतीत का बोझ वह है जो कि अभी हिंदुत्व के नाम से चल रहा है। अतीत का बोझ वह है जो जाति के पहचान के नाम से चल रहा है। जाति हमारे अतीत के बोझ का एक हिस्सा है। धर्म की पहचान हमारे अतीत के बोझ का हिस्सा है। नवजागरण ने अतीत और धर्म और जाति इनके पहचान के रूपों से मनुष्य को मुक्त किया था और मनुष्य की पहचान को केंद्र में प्रतिष्ठित किया था। और यह प्रतिष्ठित करते समय मूल चीज यह थी कि कैसे अतीत से हम लोग अपने को मुक्त करें। तो हमारे बीच में प्रयत्न चल रहे हैं सारे जाति संगठन बनाने के, धार्मिक संगठन बनाने के, हिंदुत्व की राजनीति करने के, मंदिर निर्माण करने के, मूर्ति निर्माण करने के। ये सारे के सारे प्रकल्प ये अतीत के बोझ को और बढ़ा रहे हैं और इससे सामाजिक विकास बाधित होता है। नवजागरण का लक्ष्य था अतीत के बोझ से मनुष्य को मुक्त किया जाए, उससे मनुष्य का वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल बनते हैं। एक अन्य पहलू वो ये कि ये जो जहां से मैंने शुरुआत की थी कि हमारे यहां जो इटली के नवजागरण से क्यों ये सिस्टम प्रभावित नहीं है। कुछ मायने में इटली के नवजागरण के समय यह स्थिति थी कि इटली के नवजागरणकर्ताओं ने क्लासिकल एजुकेशन की तरफ वे लौटे। लेकिन जो आधुनिक काल में जो नवजागरण हुआ हमारे यहां, जो कि शिक्षा को जिसने आधार बनाया, तो वह क्लासिकल एजुकेशन सिस्टम की तरफ, मदरसा और संस्कृत पाठशाला की शिक्षा व्यवस्था की तरफ लौटना नहीं चाहते थे। एकमात्र विवेकानंद थे जिन्होंने यह कहा था कि संस्कृत में शिक्षा होनी चाहिए, संस्कृत के जरिए विकास होना चाहिए, वगैरह वगैरह। बाकी सारे जितने लोग हैं, यहां तक कि संस्कृत के उद्भट विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर तक, वे भी आधुनिक शिक्षा के पक्ष में थे। तो इटली के प्रकल्प से भारत के नवजागरण का प्रकल्प और खासतौर बंगाल के नवजागरण का प्रकल्प शिक्षा व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोणों के लिहाज से भी एकदम अलग है। क्योंकि यहां पर जो शिक्षा पर जोर है वो आधुनिक शिक्षा पर जोर है, क्लासिकल शिक्षा पर जोर नहीं है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने संस्कृत को छोड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने संस्कृत पर जोर नहीं दिया। जोर था आधुनिक शिक्षा पर, अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा पर, बंगला मीडियम की शिक्षा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में शिक्षा हो, इस पर। इटली के लोग क्लासिकल शिक्षा व्यवस्था की ओर लौटे थे और ये एक तरह से भारतीय जो नवजागरण है उसकी अपनी खास विशेषता है। और इसने वहां पर क्लासिकल स्टडीज पर जोर दिया गया। हमारे यहाँ क्लासिकल स्टडीज पर जोर ही नहीं दिया गया। हमारे यहाँ साइंटिफिक नए नए विषयों की अध्ययन पर जोर दिया गया, समाज विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर जोर दिया गया, उनका ज्यादा विकास हुआ। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस फिलहाल की बातचीत के संदर्भ वो ये कि नवजागरण में जो मानवतावाद आया है या मनुष्य उसके केंद्र में आया, उस मनुष्य के केंद्र में आने के साथ में एक दृष्टिकोण भी आया जिसे हम लोग मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं। और ये मानवतावादी दृष्टिकोण संस्कृति के सभी रूपों को, राजनीति को, धर्म को, दर्शन को, सबको प्रभावित करता है। पहले जो था वो मानवतावाद जो था वो सिर्फ भगवान तक सीमित था। हम तो भगवान राम में ही मनुष्य को देखते थे। लेकिन जो नया जो रेनेसां में जो मानवतावाद आया, उसने मनुष्य में मानवता की खोज की। पहले जितना भी मेडिवल डिस्कोर्स है, वो कृष्ण का हो, चाहे राधा का हो, चाहे राम का हो, चाहे वो सीता का हो, ये सारा का सारा विमर्श भगवान को अधिक से अधिक मानवीय रूप में देखने की कोशिश करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अब मनुष्य को मानवीय रूप में और मानवतावादी पहलू से देखने की कोशिश की गई, भगवान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। और इसके चलते एक नए किस्म के मानवतावादी यथार्थवाद की शुरुआत होती है। और इस मानवतावादी यथार्थवाद के कारण ही रचना के केंद्र में अब धार्मिक प्रतीक, धार्मिक कहानियां,
पौराणिक प्रतीक, पौराणिक कहानियां ना आके अब मनुष्य रचना के केंद्र में आया और उस चीज को सबसे अच्छे ढंग से आर्टिकुलेट किया उपन्यास ने। और इसके साथ पहली चीज जो विकसित हुई वो ये कि अब साहित्य, कला, संस्कृति सब चीजों में जहां मानवतावाद आया तो मानवतावाद को खाली एक कॉन्सेप्ट के तौर पर नहीं बल्कि नवजागरण के मूवमेंट के तौर पर, आंदोलन के तौर पर उसको देखने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ या दृष्टि का जन्म हुआ। तो हमारे यहां जब नवजागरण पर बात की जाए और उसके मानवतावाद पर बात की जाए तो नवजागरण को एक मूवमेंट से जोड़कर देखा जाना चाहिए, आंदोलन से जोड़कर देखा जाना चाहिए। यानी पहली बार साहित्य में एक नए कॉन्सेप्ट का या अवधारणा का जन्म होता है कि साहित्य पर विचार करते समय उसे आंदोलन से जोड़कर देखो, नवजागरण को आंदोलन से जोड़कर देखो, सिर्फ कॉन्सेप्ट से जोड़कर नहीं। पहले कॉन्सेप्ट थे, अवधारणाएं थी, आंदोलन नहीं थे, लेकिन अब नवजागरण जब आया तो वो एक आंदोलन के तौर पर आया और इसने एक नई चुनौती को जन्म दिया। और वो नई चुनौती क्या थी? वो नई चुनौती ये थी कि अब हम कोई भी चीज जो मानवतावाद से जुड़ी हुई है, जिसका हम विश्लेषण करना चाहते हैं, उसे मूवमेंट से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकार के जो विभिन्न रूपों में चलने वाले आंदोलन हैं, उनके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह साहित्य का नया दृष्टिकोण था। इसने साहित्य में जहां यथार्थवाद की प्रतिष्ठा की, मानवतावादी यथार्थवाद को जन्म दिया, वहीं इसने एक नई चुनौती भी हमारे सामने प्रस्तुत की। वो चुनौती क्या थी कि अब साहित्य का मूल्यांकन मानवतावाद के बिना संभव नहीं है। साहित्य का मूल्यांकन साहित्य को आंदोलन से जोड़े बिना संभव नहीं है। मसलन आप दलित की रचना पर विचार करेंगे तो दलित आंदोलन के साथ जोड़कर देखना होगा। आप स्त्री की रचना पर विचार करेंगे तो उसे स्त्री के आंदोलन के साथ जोड़कर देखना होगा। आप प्रगतिशील लेखक की रचना पर विचार करेंगे तो प्रगतिशील आंदोलन के साथ जोड़कर देखना होगा। ये जो विभिन्न किस्म के आंदोलनों के साथ में रचनाकार को जोड़कर देखने का जो नजरिया है, इस नजरिए का जन्म नवजागरण के दौरान हुआ। पहली बार ऐसा होता है आधुनिक काल में कि मूवमेंट और अवधारणा, ये दोनों एक दूसरे के साथ में अंतर क्रियाएं करती दिखाई देती हैं। खासतौर पर मानवतावाद के संदर्भ में मूवमेंट का आना ये अपने आप में एक बड़ी परिघटना थी। और मूवमेंट के साथ में जब आप किसी कॉन्सेप्ट को जोड़कर देखते हैं तो चीजें सिर्फ वैसे ही नहीं होती और उसी तरह से घटित नहीं होती जैसे कि आपने कंसीव की हैं या सोची हैं या विश्लेषित करके आपने रेखांकित की हैं। वे उससे उलट दिशा में भी जा सकती हैं, उनके परिणाम भिन्न भी आ सकते हैं। तो नया जो दायरा था, विमर्श का दायरा था, जहां से कि नई चीज पैदा हो रही थी, वो क्या थी? मनुष्य, मानवतावाद और मूवमेंट, इन तीनों को मिला के साहित्य का, कला का, संस्कृति का, राजनीति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और ये चीज जितनी 19वीं शताब्दी में प्रासंगिक थी उतनी आज भी प्रासंगिक है। और ये आंदोलन के साथ देखने की जो प्रवृत्ति जो शुरू हुई, उसने रचना के केंद्र में, जीवन के केंद्र में, राजनीति के केंद्र में भगवान को अपदस्थ किया और मनुष्य को प्रतिष्ठित किया। पहले क्या था कि हर चीज पर धर्म और ईश्वर छाया हुआ था। यह मध्यकाल की खूबी थी। मध्यकाल में कोई चीज धर्म और ईश्वर के बिना संभव नहीं थी। लेकिन नवजागरण ने पहली बार ऐसा किया कि धर्म को और ईश्वर को बिना किसी रिवॉल्यूशन के साहित्य, कला, संस्कृति और जीवन के क्षेत्र से अपदस्थ कर दिया। अब साहित्य के विषय वे बने जो कि जीवन के विषय थे। साहित्य का नायक वह बना जो कि सामान्य मनुष्य था, किसान था, मजदूर था। वे अब नायक बनने लगे रचना के। अब भगवान नायक नहीं था। तो साहित्य के क्षेत्र से मनुष्य का जाना अपने आप में एक बड़ी चीज थी। अन्यथा आप ये सोचिए कि जिस राम के चरित्र को तुलसीदास ने प्रतिष्ठित किया हो, जिस कृष्ण के चरित्र को सूरदास ने प्रतिष्ठित किया हो, उसको आप साहित्य से बिना क्रांति के खदेड़ देंगे?
हिंदुस्तान में कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन नवजागरण में एक मूक क्रांति, उन्होंने कला साहित्य संस्कृति के क्षेत्र से ईश्वर को अपदस्थ करके मनुष्य को प्रतिष्ठित किया, और यह नवजागरण की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और इस उपलब्धि का ही आज सुफल है कि हम जब भी बात करते हैं तो मनुष्य के सवालों पर बात करते हैं, लेकिन अब नए सिरे से रिवाइवलिज्म जो हमारे बीच में आ रहा है, वो क्या चाहता है कि अब हम धर्म पर बात करें, अब हम ईश्वर पर बात करें। नहीं, अगर हमें राजा राम मोहन राय की परंपरा को आगे विकसित करना है और ले जाना है और आधुनिक भारत का निर्माण करना है, तो हमें अपने मूल्यांकन के केंद्र में मनुष्य को रखना होगा, अपनी सभी गतिविधियों के केंद्र में मनुष्य को रखना होगा। ईश्वर की विदाई उसी दिन हो गई थी जिस दिन राजा राम मोहन राय ने ईश्वर की आलोचना प्रस्तुत की थी। उन्होंने ईसा मसीह की आलोचना की, उन्होंने अपने भगवान की आलोचना की, उसने मुसलमानों के भगवान की आलोचना की, उन्होंने सभी धर्मों के भगवान की आलोचना करके मनुष्य को रचना के केंद्र में रखा। और यह वह पहलू है जिसको कि बार बार इंफेसिस देके बताया जाना चाहिए। भारत का विकास और खासतौर पर नवजागरण का विकास भगवान के विकास से नहीं जुड़ा हुआ, भगवान की सत्ता के विकास से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि मनुष्य की सत्ता और मनुष्य की शक्ति के विकास से जुड़ा हुआ है। हमारे यहां पिछले 30-35 साल से स्पेशली यह कोशिश हो रही है कि मनुष्य की शक्ति को गौण बना दिया जाए और भगवान की शक्ति को अपरंपार और एकदम ऐसा बना दिया जाए कि अब आप फिर भगवान के सामने रोएं और बिसूरें और अपने को बार बार असहाय महसूस करें। तो नवजागरण का आना भगवान की विदाई की घोषणा थी और मनुष्य की शक्ति और संभावनाओं की प्रतिष्ठा की घोषणा थी। और यही वह चीज है कि आज के डेट में अगर हम कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें मनुष्य को केंद्र में लाना चाहिए, कोई और चीज केंद्र में नहीं होगी। मनुष्य के सुख दुख, जो भी अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं, वो सब केंद्र में होंगी। और इसके लिए जो कुछ करना है वो हम करेंगे। और मनुष्य का विकास कैसे होगा? मनुष्य का विकास दो चीजों से होगा, मानवतावादी दृष्टिकोण से और मूवमेंट के साथ में उसकी शिरकत से। कोई भी मनुष्य और मनुष्य का समाज तभी विकसित होता है, तभी वह विकास के चरणों में दाखिल होता है जब वह आंदोलन के साथ जुड़ता है और आंदोलन में शिरकत करता है। नवजागरण ने एक आंदोलन पैदा किया था। नवजागरण ने मनुष्य के आधुनिक मनुष्य के निर्माण के साथ में आंदोलन की प्रक्रिया शुरू की थी। तो हमें एक नए किस्म के नवजागरण के निर्माण के लिए कौन सी चीज जरूरी है कि जनता में ज्यादा से ज्यादा आंदोलन हो, विभिन्न विषयों पर विभिन्न समस्याओं पर आंदोलन हो और जनता को गोलबंद किया जाए। जनता को गोलबंद करते समय उसकी लोक शिक्षा पर, जनता की शिक्षा पर जोर दिया जाए। अभी स्थिति क्या है? जनता की शिक्षा पर जोर नहीं है। हमारा शिक्षित वर्ग भी है, वह जनता की शिक्षा पर जोर नहीं देता, बल्कि केंद्र में कोई दूसरी चीजें हैं। और हमारी जरूरत क्या है कि हम ये कोशिश करें कि जनता के बीच में लोक शिक्षा के प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बने। और ये चीजें हमारे लिए एक आगे की संभावनाओं को खोलती हैं। इसमें एक दो बात कह के लास्ट में मैं ये चीज खत्म करूंगा। वो ये कि एक आखिरी चीज आज के बातचीत की खाली कि आखिर ये मनुष्यत्व है क्या बंकिम की नजर में। क्योंकि जब हम मानवता की बात कर रहे हैं, मूवमेंट के साथ में मनुष्य को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मनुष्य को नए सिरे से परिभाषित करके देखा जाए और इस पर बंकिम चंद्र ने क्या कहा है उसे फिर से पढ़ा जाए। क्योंकि हमें यह लगता है कि हमने मनुष्य के पुनर्पाठ की कोशिश नहीं की है। अब हम मान के चल रहे हैं कि जो है वो सब मनुष्य नहीं। मनुष्य क्या है और मनुष्यत्व क्या है, इन दोनों को ही परिभाषित किया जाना चाहिए। इस पर बंकिम की राय है, कोट, मान लो ब्राह्मण भक्ति, गंगा स्नान, तुलसी की माला और हरिनाम कीर्तन इत्यादि पुण्य कार्य हैं। यही मनुष्य जीवन के उद्देश्य हैं।
अथवा मान लो कि रविवार को काम न करना, गिरजे में बैठकर आंखें मूंदना और ईसाई धर्म के सिवाय दूसरे धर्मों में से विद्वेष ही पुण्य कर्म है, इसको भी जाने दो। दान, दया, सत्यनिष्ठा आदि को भी सभी लोग पुण्य कार्य मानते हैं, किंतु तथापि यह नहीं देख पाता कि दान, दया, सत्यनिष्ठा आदि को अधिक लोग अपने जीवन का उद्देश्य समझने का अभ्यास रखते हो और उन्हें सिद्ध करते हो। अतएव इस बात को सभी लोग स्वीकार नहीं करते कि पुण्य ही जीवन का उद्देश्य है। जहां यह बात सर्वस्वीकृत है, वहां यह विश्वास केवल जवानी जमा खर्च भर है। यानी दान, दया, सत्यनिष्ठा ये क्या है? ये खाली जवानी जमा खर्च है जो आज के जमाने में है। जरूरत क्या है कि दान, दया, सत्यनिष्ठा इनको व्यवहार और आचरण का हिस्सा बनाया जाए। और ये जो मनुष्य जन्म मिला है, जिसे हम लोग कहते हैं बड़े पूर्व जन्म के पुण्य के फल हैं जिसकी वजह से मनुष्य जन्म पाया, जी नहीं, आपको जो जन्म मिला है ये पुण्य की वजह से नहीं मिला। आपको जब ये जन्म मिला है तो आप इस जन्म को सार्थक करें। कैसे सार्थक करेंगे? संपत्ति की आकांक्षा के साथ, पद की आकांक्षा के साथ, यश की आकांक्षा के साथ नहीं। बंकिम ने इन तीनों ही चीजों को एकदम गैर जरूरी माना। बंकिम ने जो महत्वपूर्ण माना वो ये कि सत्य की आकांक्षा और सत्य की निष्ठा के साथ जीना मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पुण्य है। और हमारे जीवन से जो सबसे बड़ी त्रासदी घटी है वो ये कि सत्य गायब हो गया है, बाकी सब कुछ रह गया है। अब आप बताइए, सत्य के बिना यश कैसा होगा? सत्य के बिना आपकी जो शिक्षा है वो कैसी होगी? सत्य के बिना आपका जो पद है और धन है वो कैसा होगा? आप सोच के देखिए। तो नए जो मानवतावाद की रक्षा के लिए जितने भी प्रकल्प और मानवतावाद के जितने भी आंदोलन हैं, उनकी आधारशिला क्या है? बंकिम की नजरिए से सत्यनिष्ठा। और अभी सत्य पर ही सबसे ज्यादा प्रहार हो रहे हैं। बार बार आपको समझाया जा रहा है कि सत्य गैर जरूरी है, विचारधारा बहुत जरूरी है। हम लोग सब जानते हैं विचारधारा के रूप में चाहे जिस विचारधारा की बात की जाए उसका सत्य से कोई संबंध नहीं होता। तो सत्य की निष्ठा मनुष्य के निर्माण के लिए और मनुष्य के विकास के लिए प्राथमिक शर्त है, और यही मनुष्यत्व की सबसे बड़ी धरोहर और पूंजी है। और यही नवजागरण का महत्वपूर्ण संदेश है। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। मयंक,